आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपने द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है मृत्यु के बाद भी, इवन आफ्टर डेथ। तो कहानी कुछ यूं है। आज विभोर के घर में मातम का पहरा था। अचानक हुई इस दुखद घटना के कारण सबके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पिता तो पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। विभोर की माँ ने जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया था विभोर को। अच्छे स्कूल से, बढ़िया कॉलेज से पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग गई थी विभोर की। विभोर एक बहुत समझदार लड़का था। माँ के त्याग और को समझता था। माँ ने पूरा जीवन विभोर के पालन पोषण और उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में ही गुजारा था। वह भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। सब बहुत बढ़िया चल रहा था। 1 साल हुआ शादी भी हो गई थी विभोर की। पत्नी भी विभोर को बहुत समझदार और गुणी मिली थी जीवन साथी के रूप में। विभोर की पत्नी जूही माँ बेटे का पूरा ख्याल रखती थी। साथ में अपनी नौकरी भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर रही थी। दोनों एक ही जगह पर काम करते थे, साथ ही ऑफिस आते जाते थे। सुबह का नाश्ता और अपने दोनों के लिए लंच तैयार करना जूही की ही ड्यूटी थी। जूही की सास मदद करती थी साथ में, जैसे सब्जी काटना इत्यादि। विभोर और जूही ऑफिस में साथ ही जाते थे अपनी कार से और साथ में ही आते थे। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी पूरे परिवार की। सब बेहद खुश थे, किसी बात की कोई कमी न थी। आज विभोर के साथ जूही नहीं गई थी। उसकी 2 दिन से तबीयत ढीली थी, सो उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह तो छुट्टी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन विभोर और माँ ने दबाव डाला कि छुट्टी कर ले आज ऑफिस से। आज घर पर आराम करेगी तो थोड़ी तबीयत संभल जाएगी। आज जूही की तबीयत कुछ ज्यादा ही ढीली थी। सिर में दर्द भी था बेहद। सुबह को बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। तो विभोर ने कहा, आज तुम रेस्ट करो घर पर रहकर। माँ समझ गई थी कि जूही की तबीयत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने नाश्ता तैयार कर दिया था। लंच पैक करने का पूछने विभोर के पास गई तो विभोर ने कहा, माँ जूही आज नहीं जा रही है, ये रेस्ट करेगी, आप सिर्फ मेरा लंच पैक कर दो। ठीक है बेटा, मैंने तो कल भी इससे बोला था। बेटा छुट्टी कर ले ऑफिस से, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ आप रमा दीदी को बुलाकर जूही को डॉक्टर के यहाँ दिखा लेना, मैं रमा दीदी को फोन कर दूंगा। ठीक है बेटा, विभोर की माँ बोलती है। रमा विभोर के मामा की बेटी है, इसी शहर में रहती है। अच्छे परिवार में उसका विवाह हुआ है। रमा का परिवार बहुत अच्छा है, रिश्तों को समझने वाली पढ़ी लिखी फैमिली है। रमा के जेठ जेठानी दोनों विदेश में डॉक्टर हैं। विभोर ऑफिस चला जाता है जूही को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। रमा अपनी गाड़ी और ड्राइवर को लेकर आ जाती है। वह जूही को डॉक्टर के यहाँ दिखाने चली जाती है। डॉक्टर जूही को देखने के बाद बोलती है, कुछ ज्यादा नहीं, हार्मोन्स गड़बड़ हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट होने हैं, वह मैं लिख देती हूँ, ये करा लेना तो कंफर्म हो जाएगा। तब मेडिसिन लिख दूंगी। अभी हेडेक के लिए टैबलेट दे रही हूँ। सिर में ऑयल मसाज करा लेना और रेस्ट करना। डॉक्टर के यहाँ जूही के ब्लड टेस्ट आदि करवाने के बाद दोनों घर आ जाती हैं। रमा जूही के सिर में ऑयल मसाज कर देती है। उसके बाद रमा जूही को रेस्ट करने को बोलकर अपनी बुआ के पास बाहर कमरे में आकर बैठ जाती है। जूही दवाई लेकर अपने रूम में रेस्ट करने चली जाती है। रमा बुआ के साथ बातें करने बैठ जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रमा अपने घर को जाने को बोलती है तो बुआ बोलती है कि अभी विभोर भी आने वाला होगा। रमा तू विभोर से मिलकर ही चली जाना। बुआ विभोर से तो मिलती ही रहती हूँ, रमा बोलती है। अरे कोई नहीं रमा, चली जाना थोड़ी देर में, और रुक जा भी कुछ देर, और मेरा भी मन लग रहा है तेरे साथ में। आज जूही की तबीयत खराब है तो मेरा मन भी परेशान है। ठीक है बुआ, आप जिद कर रही हैं तो रुक जाती हूँ। आधा घंटा बीत जाता है, विभोर अभी भी नहीं आया। हमेशा तो टाइम पर आ जाता है, आज कहाँ रह गया? विभोर की माँ रमा से बोलती है। रमा फोन करके देख तो विभोर को। रमा विभोर को फोन लगाती है, रिंग जाती है, लेकिन विभोर फोन नहीं उठाता है। 2-3 बार कॉल करती है मगर उधर फोन पिक नहीं किया जाता है।
तब तक जूही भी कमरे से बाहर आ जाती है। जूही बोलती है, दीदी विभोर नहीं आए अभी तक, फोन भी नहीं उठा रहे हैं मेरा। मैं कब से फोन कर रही हूँ, मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है, स्विच ऑफ हो गया है। आज मैं चार्जिंग पर लगाना भूल गई थी तबीयत की वजह से। हाँ जूही, मैंने भी कितनी बार कॉल की है, लेकिन विभू ने फोन नहीं उठाया मेरा। सबको चिंता होती है कि क्या बात है, विभोर फोन क्यों नहीं उठा रहा है। कुछ देर बाद रमा के फोन पर विभोर के नंबर से कॉल आती है। रमा फोन उठाते ही बोलती है, विभू फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या बात है, क्यों नहीं फोन उठा रहा था। उधर से विभोर की आवाज न आकर किसी और की आवाज आती है। विभोर का एक्सीडेंट हो गया, सिटी हॉस्पिटल में है। कि क्या? रमा के मुंह से बस इतना ही निकलता है। जूही पूछती है, दीदी क्या हुआ, इतनी देर कैसे हो गई विभोर को आने में? कब आ रहे हैं वो जूही, विभू एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलो। बुआ आप भी। विभोर की माँ और जूही दोनों रोने लगती हैं। बुआ रो मत, जल्दी चलो, वहीं जाकर पता चलेगा क्या हुआ है। तीनों रमा की गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए निकलती हैं। रास्ते से रमा अपनी ससुराल में फोन कर देती है। सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर रमा रिसेप्शन पर विभोर के लिए पूछती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि लेफ्ट से सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर चले जाओ, वहां किसी से पूछ लेना। तीनों तेजी से ऊपर की तरफ जाती हैं। ऊपर जाकर रमा वार्ड बॉय से पूछती है, विभोर जिनका एक्सीडेंट हो गया है वो कहाँ है? मैम वो सामने ओटी में है, उनकी हालत सीरियस है। तीनों ओटी के सामने जाती हैं। तब तक नीरज भी पहुंच जाता है, रमा का पति। जूही की तो रो कर हालत खराब हो गई है, बोलती जा रही है, मैं नहीं लेना चाहती थी छुट्टी। माँ ने और विभोर ने जिद की कि छुट्टी ले लूं। अगर मैं विभोर के साथ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। क्यों मानी मैंने इनकी बात? आखिर क्यों? बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, विभोर ठीक हो जाएगा। तभी ओटी से डॉक्टर निकलते हैं। नीरज और रमा डॉक्टर की तरफ लपकते हैं। डॉक्टर विभोर कैसा है? आप कौन हैं? जी मैं विभोर की सिस्टर और ये मेरे हस्बैंड नीरज। विभोर की शादी हो गई है? जी ये विभोर की वाइफ जूही और ये विभोर की माँ है। देखिए विभोर की स्थिति नाजुक है, सिर में ज्यादा चोट लगी है, कुछ पसली भी टूट गई है, ब्लड बहुत निकल चुका है। कोशिश कर रहे हैं स्थिति को ठीक करने की, बाकी ईश्वर से प्रार्थना करो, हम अपना फर्ज कर रहे हैं। 72 घंटे अगर निकल जाते हैं तो फिर खतरा कम हो जाएगा। जूही फिर रोने लगती है। नीरज रमा से बोलता है, मैंने भैया को फोन कर दिया, वो पहली फ्लाइट से निकल लेंगे इंडिया के लिए। सब बहुत परेशान हैं। विभोर के ठीक होने के लिए दुआएं करते हैं। अगले दिन नीरज के भाई भी पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनके एक डॉक्टर मित्र भी हैं। उनका पहले से ही इंडिया आने का प्लान था। उनके साथ उनकी वाइफ आने वाली थी, लेकिन नीरज के भाई सुनील का टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था, तो उनकी वाइफ के टिकट पर किसी तरह से जुगाड़ करके सुनील आ जाते हैं। दोनों डॉक्टर से मिलने ओपीडी में जाते हैं अपना परिचय देने के लिए। देने के बाद डॉक्टर से विभोर की स्थिति के बारे में कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर कैसी कंडीशन है सुनील की? जी स्थिति अभी नाजुक है, 48 घंटे तो इंतजार करना ही होगा। सुनील के डॉक्टर दोस्त सुनील से पूछते हैं, क्या विभोर की कोई संतान है? नहीं अभी तो नहीं है। भगवान ना करे अगर विभोर को कुछ हो जाता है तो अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी के मरने के बाद भी उसके स्पर्म को उसकी वाइफ के गर्भाशय में इंजेक्ट करके संतान उत्पन्न की जा सकती है। 99% तो हम इस उम्मीद पर रहते हैं, यह उम्मीद रखते हैं कि विभोर ठीक हो जाए, अपने परिवार में हंसी खुशी लंबी उम्र जीते हुए जिंदगी की खुशियों को प्राप्त करे। लेकिन हमें 1% दूसरी परिस्थिति का भी अपने दिमाग में रखना होगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो ब्रिटेन में इसी विषय पर कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, वो यहाँ पहुंच जाएंगे। दोनों डॉक्टर से मिलकर बाहर आते हैं। वहाँ विभोर की माँ रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मेरे विभोर को कुछ मत होने देना।
अभी तो विभोर की कोई संतान भी नहीं है। क्या देखा है मेरे बेटे ने अभी अपने जीवन में? अभी मेरे बेटे की उम्र ही क्या है? अभी मुझे भी अपने पोते पोती को खिलाना है। हे भगवान, दया करना। रमा उनको समझाती है, बुआ रो मत, विभोर ठीक हो जाएगा और आपका भरा पूरा परिवार होगा। भगवान पर विश्वास रखो, आपके पोते पोती भी होंगे। भरोसा रखो भगवान पर, कुछ नहीं होगा हमारे विभोर को। डॉक्टर सुनील के दोस्त अपने डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देते हैं जो ब्रिटेन में डॉक्टर हैं। वो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी तरफ से इंडिया आने का कंफर्म हो जाता है। इधर विभोर की हालत गिरती जा रही है। 48 घंटे में भी कोई सुधार नहीं, सब चिंतित हैं। ब्रिटेन से आने वाले डॉक्टर भी आज रात तक पहुंच जाएंगे। शाम होते होते विभोर की हालत ज्यादा बिगड़ने लगती है। सांस छोटी होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नब्ज डूबने लगती है। रात 10 बजे डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। उम्मीद कम ही है, ना के बराबर। कुछ ही देर में ब्रिटेन वाले डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं। उधर डॉक्टर पहुंचते हैं, इधर विभोर की सांसों की डोर टूट जाती है। वहां रोना धोना शुरू हो जाता है। इधर सभी डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है। कुछ देर बाद विभोर की माँ और पत्नी जूही को बुलाया जाता है। उनको सब स्थिति से अवगत कराते हैं। बोलते हैं जो नहीं होना चाहिए था वह हुआ है, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब आप दोनों को यह फैसला लेना है कि अगर आपको विभोर की संतान चाहिए तो आपकी सहमति से विभोर का स्पर्म लेकर जूही के गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सामान्य तरीके से यह गर्भधारण प्रक्रिया होगी। अगर आप तैयार हैं तो आगे की कार्रवाई करें। दोनों असमंजस की स्थिति में हैं। तभी रमा और नीरज उनको समझाते हैं। सही कह रहे हैं माँ डॉक्टर, हमारे विभोर की निशानी होगी हमारे पास। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें हमारा विभोर उसकी संतान के रूप में वापस मिल जाएगा। और डॉक्टर का कितना बड़ा एहसान है जो हमारे कहते ही तुरंत यहाँ आ गए। तो हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। दोनों की समझ में बात आ जाती है। गम का माहौल एक उम्मीद में परिवर्तित हो जाता है। कुछ पेपर जूही और विभोर की माँ से साइन कराने के बाद डॉक्टर अपने आगे की कार्रवाई में लग जाते हैं। सब घर चले जाते हैं। एक छोटे से ऑपरेशन के बाद जूही का विभोर का स्पर्म संभाल कर लैब में रख दिया जाता है। उसकी बॉडी परिवार को सौंप दी जाती है। विभोर के अंतिम संस्कार के बाद विभोर का स्पर्म जूही के गर्भ में विस्थापित कर दिया जाता है। सब प्रक्रिया बेहद सफल तरीके से होती है। जूही गर्भ धारण कर लेती है। पूरे 9 महीने विभोर की माँ तथा रमा जूही का बेहद ख्याल रखते हैं। 9 महीने बाद जूही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। घर में बेहद खुशी का माहौल होता है। यह साइंस का कमाल है कि एक व्यक्ति के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके स्पर्म को सुरक्षित रखकर उसकी संतान को जन्म दिया जा सकता है। जिस परिवार से खुशियां विदा हो गई थी उस परिवार में साइंस के चमत्कार से खुशियां फिर से वापस आ गई। तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ भगवान का भी आशीर्वाद है और साइंस का भी चमत्कार है। तो कुछ भी हो सकता है इस जीवन में। विभोर के परिवार में विभोर तो गया किंतु खुशियां वापस आ गई ही। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी अपनी समीक्षा अवश्य दें।